नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत। आज हम अपने इस 5वें पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हम खाने पीने को कैसे रेगुलेट करें अगर डायबिटीज़ है, या अदरवाइज ऑल्सो अगर हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो कैसे खाएं, क्या खाएं। वे मैं ज़्यादा बात क्या खाएं से ज़्यादा करूँगा कैसे खाएं। आपको मेरा सवाल बड़ा अजीब लगा होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज की टॉक शुरू करने से पहले कि क्या आप हिंदी भाषी हैं? आप हैं। क्या आप इंडियन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, इवन संस्कृत करते हैं? शायद हाँ। तो डिनर का हिंदी क्या है? लंच को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। मैंने गूगल में भी देखा, मैंने लोगों से भी पूछा, वो कहते हैं सुबह का खाना, दोपहर का खाना, रात का खाना। ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा आपको कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का कोई हिंदी वर्जन या इवन संस्कृत वर्जन नहीं है? क्योंकि ये सारी टर्मिनोलॉजीज विदेश से आई हुई हैं, इंग्लैंड से आई हुई हैं। क्योंकि ये हमारी कल्चर जो है, जो ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है, ये इवॉल्व हुई है वक्त के साथ। जैसे जैसे लोग आए, सेटल हुए, उन्होंने कहा ये ब्रेकफास्ट है, ये लंच है, ये डिनर है। शायद अंग्रेज़ों के आने के बाद, उनकी 150 साल 200 साल की गुलामी के बाद, हम लोगों ने ये पैटर्न शुरू किया कि हम खाने में ये खाएंगे, इसको लंच कहेंगे, अगर दोपहर को होगा ब्रेकफास्ट कहेंगे या डिनर कहेंगे। क्योंकि कई कल्चर्स में इस तरह से खाने को 3 बार में डिवाइड नहीं किया गया। वहाँ पर जब भूख लगती है या लगातार खाते हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कई बार खाना, और इंग्लिश में बड़ा आसान है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। तो डायबिटीज़ के इलाज में अगर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लिए जाएं तो उससे न केवल डायबिटीज़ का कंट्रोल बेटर होता है, बल्कि जो वज़न है उसको भी कम करने में हेल्प मिलती है। इसके बारे में आपसे बात करूँगा, और ये बात मैं बाद में करूँगा क्या खाएं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कैसे खाएं। और ये सब हम डॉक्टर, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जिनको शुगर होती है, जिसको आप जीडीएम कहते हैं, उसमें करते हैं। यानी कि हर प्रेग्नेंट लेडी जिसको डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ हो गई है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको हम डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप दिन में 3 बार की जगह 5 बार कम से कम खाना खाओ। यानी कि अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा कम कर दो और अपना लंच थोड़ा कम कर दो, और 11 बजे खा लो ब्रंच के तरीके से, और शाम को खा लो ताकि रात का खाना कम हो जाए। इसकी 2 वजह होती हैं। एक वजह तो होती है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, वो टाइम जिसमें ये खाना हमारे पेट से छोटी आंत में जाए, वो प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। नॉर्मली वो 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तक होता है, बट प्रेग्नेंट लेडीज में वो 6 घंटे तक 7 घंटे तक हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि धीरे धीरे खाओ, बार बार खाओ, नहीं तो आपको ब्लोटिंग अप हो जाएगी। और दूसरी वजह होती है कि जब हम खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होती है उस पर इंसुलिन जो असर करती है, वो अगर कम ग्लूकोज आ रही होगी इंटेस्टाइन से तो ज़्यादा अच्छा असर कर पाएगी। अगर उसकी अपनी कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे एक कमरे में आप अकेले हैं और 4 चोर इकट्ठे घुस जाए, आप नहीं लड़ पाएंगे। आप सोचें कि आप इंसुलिन है और धीरे धीरे करके ग्लूकोज नाम का चोर आ रहा है जिससे आप लड़ पाए। तो इसलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को कहते हैं कि तुम 5 बार खाओ, और 5 बार खाओ या इवन 6 बार खा लो। और यही चीज़ अगर एक डायबिटिक मरीज़ अदरवाइज़ करे तो उसकी डायबिटीज़ के कंट्रोल होने में बहुत फ़ायदा हो सकता है। यही चीज़ मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता था। उसकी एक वजह ये भी है कि डायबिटीज़ के अधिकतर पेशेंट्स में डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस होता है। अब डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस का क्या मतलब है? पेरेसिस कहते हैं इंटेस्टीन का रिलैक्स रहना। पैरालिसिस क्या होता है? इंटेस्टीन का रुक जाना। पेरेसिस होता है स्लो डाउन हो जाना। तो हर डायबिटिक मरीज का बिकॉज ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिस्टर्बेंस गैस्ट्रोपेरेसिस होता है, और उसका गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ चुका होता है।
और इस गैस्ट्रोपेरेसिस की वजह से उसको फ्लैचुलेंस, अफारा जिसको बोलते हैं, खाना खाने के बाद पेट फूला लगता है। और हम डॉक्टर लोग सब चीज़ को ब्लेम डायबिटीज़ को कर देते हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ भी हैं जैसे मेटफॉर्मिन है, वो भी गैस्ट्रोपेरेसिस को बढ़ा सकती है। जैसे अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर अकार्बो जैसी दवाइयाँ हैं जो फ्लैचुलेंस और गैस बना सकती हैं। तो इसलिए एक डायबिटिक मरीज़ को स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए और वो उसके अपने हिसाब से ले सकता है, और थोड़ा थोड़ा ले, और इतना ना ले कि वज़न बढ़े। और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और कई डायबिटोलॉजिस्ट इसको प्रेफर कर रहे हैं, एटलीस्ट नेचर क्योर वाले कर रहे हैं, इंडिया में नहीं वेस्ट में। और चूँकि हम वेस्ट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, आप इस चीज़ को गूगल सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों, अभी मैंने आपको कहा कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एक डायबिटिक मरीज़ को लेने चाहिए। क्या खाना है कि हम बाद में बात करेंगे, कैसे खाना है इसकी अभी हम बात कर रहे हैं। आप इसका जो दूसरा फ़ायदा होता है वो होता है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने से ग्रेलिन नाम का हंगर हार्मोन रेगुलेट बेटर होता है। जैसे मैं अपनी पिछली वीडियो में बताया था, एक वीडियो जो बहुत पॉपुलर हुई, कि आप पानी कैसे पिएं, आप सिप्स में धीरे धीरे घूंट करके पिएं ताकि पानी आपकी फूड पाइप से बिना पेट में रुके सीधा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, जिससे कि ग्रेलिन का लेवल बढ़े नहीं। और सिमिलरली अगर आप खाना खाएंगे थोड़ा थोड़ा बार बार, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि स्टमक के दो पार्ट होते हैं, एक होता है बॉडी ऑफ द स्टमक, एक होता है एंट्रम। जो मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो बॉडी ऑफ द स्टमक में होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस में चर्न करने के साथ हो जाता है। और उसके बाद जब खाना एंट्रम में जाता है तो एंट्रम से उसको ड्यूडेनम में जाना होता है, और ये जाने में ग्रेलिन हार्मोन मदद करता है, क्योंकि ये देखा गया है कि ग्रेलिन के सिक्रीशन से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कम हो जाता है। तो अगर वहाँ पर खाना रुक जाता है तो ऑटोमेटिकली कुदरत को ज़्यादा ग्रेलिन बनाना पड़ेगा, और ये ज़्यादा ग्रेलिन अगर बनना शुरू होता है तो ये इनडायरेक्टली हमारे बॉडी पर बहुत तरह से असर करता है। पहला असर, ये हंगर हार्मोन है, इससे भूख बढ़ जाती है और उससे मरीज़ ज़्यादा खाने लगते हैं। या एक इंसान किसी के साथ भी है कि उसको अगर करेगा तो उसको ज़रूरी नहीं कि वो पेशेंट हो डायबिटीज़ का। और दूसरा होता है कि ग्रेलिन हार्मोन एक रिसेप्टर है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रेलिन के ज़्यादा होने से ग्रोथ हार्मोन थ्योरेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। और ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन हमारे शरीर की ग्रोथ को रेगुलेट करता है, सेल प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बढ़ाता है, और इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर के बढ़ाने से ये डायबिटीज़ कर सकता है, ये हाई ब्लड प्रेशर कर सकता है। तो इस तरीके से अगर ग्रेलिन बढ़ेगा तो डायबिटीज़ भी होने का चांस बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस भी बढ़ जाएगा। और अगर आप थोड़ा थोड़ा बार बार दिन में 4-5 बार खाएंगे तो गैस्ट्रिक एंट्रल एरिया में खाना कम रहेगा, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जल्दी होगी और पेट में अफारा नहीं होगा। आजकल डॉक्टर लोग जिनको फ्लैचुलेंस या जिनको अफारा की शिकायत रहती है उनको तो कहते हैं कि आप बार बार लो फाइबर की डाइट लो जिससे आपको अफारा ना हो, बट अगर हम इसको एक रूटीन बना लेंगे तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, हम सब ने बेरियाट्रिक सर्जरी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता देखा है, वेट कम होने में भी और डायबिटीज़ के कंट्रोल में भी और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल होने में। और उसकी एक मेन वजह ये कही जाती है कि स्टमक को बाईपास करके जब खाना आगे जाता है तो उससे ग्रेलिन लेवल कम हो जाता है, हंगर लेवल कम हो जाता है। एक ऑलमोस्ट वही चीज़ आपको सिर्फ में पानी पीने में या खाने को कई बार खाने में मिलेगी। अगर आप चबा चबा के धीरे धीरे खाएंगे तो खाना जो है वो स्टमक से जल्दी बाईपास करेगा और बेरियाट्रिक सर्जरी वाला फ़ायदा आपको अदरवाइज ही मिल जाएगा। क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी दो टाइप की होती है, एक होती है गैस्ट्रिक स्लीव जिसके अंदर स्टमक का एरिया कम कर दिया जाता है, या स्टमक को बाईपास करके सीधा खाना ड्यूडेनम में भेज दिया जाता है। तो वही चीज़ हम करेंगे अगर हम इसको स्लो डाउन कर दें और हम खाने को बार बार खाएं, 4 बार 5 बार। और इसके साथ ही एक बात और बहुत ज़रूरी है,
वो है कि हम खाएं कैसे। हम खाने को चबा चबा के खाएं और स्लो खाएं। हम एक बार का खाना कम से कम 20-25 मिनट, आधे घंटे में खाएं। आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसा है कि जैसे ही खाना आया, आपने 5 मिनट में हमें क्विक बाइट करके आप खा के उठ जाते हैं। खाना आपके स्टमक के बॉडी में डाइजेस्ट होता है और बहुत देर तक एंट्रम में पड़ा रहता है। अगर आप चबा चबा के धीरे धीरे डिलीशियसली खाने को खाएंगे तो उस मुंह का सलाइवा भी मिलेगा और डाइजेशन बेटर होगा और स्टमक को कम काम करना पड़ेगा और वो ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में आपके ये एंट्रम में जाएगा और आगे जाएगा। लिक्विड से मुझे एक बहुत बात और याद आई कि 1970s 80s में जब पेरियाट्रिक सर्जरी नहीं थी तो उस समय लिक्विड खाना खाने का बहुत रिवाज आ गया था कि आप सिर्फ सूप पियो और लिक्विड्स में खाओ तो उससे आपका वेट कम होता है। मुझे याद है कि एक बड़े फेमस इंडिया के हीरो, जिनको हम सदाबहार हीरो कहते हैं, उनकी बिटिया एक कॉमेडियन थी जो बहुत हेवी थी, फैट थी और कॉमेडी का रोल करती थी। उसने अपना वज़न कम करने के लिए उस समय अपनी जॉ क्लिंच करने के डेंटिस्ट्री सर्जरी होती थी, जिससे वो जॉस को ऐसे बीच देते थे कि वो कुछ खा ही ना पाए। वो पाइप या स्ट्रॉ से लेते थे जिससे वेट कम होता था। बाद में ये प्रोसीजर बहुत चला नहीं, बिकॉज जब भी ये वायर्स हटाई जाती थी वेट फिर गेन होना शुरू हो जाता था और अगर किसी को चोकिंग होती थी, कॉफ होती थी, तो वो बेचारा उल्टी भी नहीं कर सकता था और सारा एस्पिरेट हो जाता था, इसलिए वो प्रोसीजर फेल हो गया। बट ये वाला तरीका भी, मेरा बताने का मतलब ये है कि लिक्विड डाइट एलोन भी दी गई है जिससे कि वज़न कम होता है। और अगर कोई आदमी कोई पर्सन जिसमें इतने ज़्यादा विल पावर है, अगर वो केवल लिक्विड डाइट लेकर रखता है तो 14 दिन 15 दिन तो वो खुद नोट कर सकता है। वो पूरी प्रोटीन लेता रहे, पूरा फैट लेता रहे, पूरा जैसे नॉर्मल डाइट लेता है उसको अगर वो सूप्स में लेता है, यानी कि और सूप डाइट के ऊपर चला जाए, तो भी उसका वेट कम होगा और उसको फ़ायदा होगा। तो अभी तक आपने इतने वीडियो देखे होंगे कि क्या खाएं। मैंने आपको नटशेल में ये बताया है कैसे खाएं। आप दिन में कल्चरली अंग्रेज़ों को फॉलो ना करके थोड़ा थोड़ा दिन में 6 बार खाएं और देख के खाएं कि ऐसा नहीं कि आपका वज़न बढ़े। कॉन्शियसली खाएं, कम कम खाएं और अपना शुगर चेक करते रहें तो आप नोट करेंगे कि आपका डायबिटिक कंट्रोल बेटर हुआ है। जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सब लिटरेचर में है, आप गूगल सर्च करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया है जिसके ऊपर अब तक मैंने यूट्यूब के ऊपर कोई बात करते हुए नहीं देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपको अगर मेरे इस तरह के अपडेट सुनने से कुछ फ़ायदा होता है, ये कुछ थॉट प्रोवोकिंग लगते हैं, तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने जैसे और जागरूक सिटीजन्स में इसको शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ये सब, चाहे मैं आपसे 10-15 मिनट बात करता हूँ, इसके पीछे पूरे 24 घंटे के सोचने का प्रोसेस इन्वॉल्व है और बरसों का एक्सपीरियंस और नॉलेज इन्वॉल्व है। तो इससे मेरा बेसिक मकसद ये है कि आप सब लोगों को नॉलेज बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।